हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग, क्योंकि कल मैं आपको टेलीग्राम पे ये अनाउंस किया था कि मैं आपको यूरोप की जो प्रमुख जल संधियाँ हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ यूरोप्स, ठीक है, उसको मैं आपको मैपिंग के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा। ये मैंने कल आपसे वादा किया था टेलीग्राम पे। टेलीग्राम हमारा है स्टडी फॉर फोर वाला, ठीक है, आईएएस पीसीएस ज्वाइन कर लीजिएगा। और हम आप आज को आपको पढ़ाने वाले हैं विजन आईएएस के मैगजीन में भारत कनाडा संबंध, और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा भारत का मालदीव का और भारत का दक्षिण कोरिया का। तीन इंपॉर्टेंट देशों से संबंध को बताऊंगा, क्यों न्यूज में रहे हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट हैं, और इस पे सवाल बनने की पूरी संभावना है जीएस2 में, और यहाँ से कुछ प्रीलिम्स के लिए भी चीज़ें निकल सकती हैं। तो जो कुछ निकल सकती हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको यूरोप की प्रमुख जल संधियाँ भी पढ़ाऊँगा। मैंने आपको आपके लिए एक मैप भी लाया है, जैसे कि तमाम ये देखिए मैप्स वगैरह सब चीज़ें मैंने ला कर रखा हुआ है। इसको मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, प्लस ये क्लास के एंड में या बीच में पढ़ाऊंगा। पूरी वीडियो से आप लोग प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। भारत कनाडा संबंध, हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे। हाल ही में कनाडा ने दावा किया था कि उसकी धरती पर खालिस्तान समर्थक एक अलगाववादी नेता की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे। ये विवाद ये पिछले 2 महीने से चल रहा है भारत और कनाडा के बीच में। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो कनाडा दावा किया कि हमारी धरती पर खालिस्तान समर्थक, खालिस्तानी कौन है, वो एक अलग पंजाब राज्य की मांग करते हैं, अलग एक सिख राज्य की मांग करते हैं। और ये अधिकतर जो खालिस्तानी नेता हैं वो या तो भारत में भी हैं तो वो अंडरग्राउंड है, और हैं भी तो वो सब कनाडा में है, ठीक है। तो वहाँ के उसकी हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे, ऐसा कनाडा ने दावा किया। इसके बाद से क्या हुआ कि कनाडा की इस दावे के कारण दोनों देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध थे उसमें तनाव पैदा हो गया। तो अब ये क्या था, कौन नेता था? तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने बताया कि सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया, ठीक है। जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक स्टेट है, वहाँ पे जो है गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो कनाडा ने क्या हुआ कि फाइव आइज अलायंस के बीच साझा की गई खुफिया एजेंसी के आधार पर यह आरोप लगाया। फाइव आइज अलायंस खुफिया जानकारी शेयर करने वाली 5 देशों की जैसे जो है ये एक तरह से व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। इस आरोप के बाद कनाडा को फिर भारत ने एक दूसरे के राजनयिकों को क्या हुआ, निष्कासित कर दिया। कनाडा और फिर भारत ने, मतलब दोनों देशों ने एक दूसरे के जो राजनयिक हैं उसको निष्कासित कर दिया। भारत ने कनाडा को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बताते हुए कनाडाई वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। और इसके अलावा जो है भारत में कनाडा के 41 राजनयिक को भी देश छोड़ जाने को कहा था। अभी वर्तमान में सेवाएं जो है वीजा वाली फिर से जो है बहाल की गई है। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, ये आपको बताया ना, खुफिया गठबंधन है, एक व्यवस्था है इसमें कि इसमें यूएसए है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और न्यूजीलैंड है। ये 5 राज्य हैं, 5 स्टेट, राज्य इन द सेंस पॉलिटिकल साइंस में देश, ठीक है, कंट्री है, 5 कंट्री हैं। और पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में स्टेट ही बोलते हैं इसको, मतलब अब स्टेट और कंट्री इन द सेंस जो होता है पॉलिटिकल साइंस की जब बात करेंगे तो आप एक ऑथेंटिक बात करेंगे तो आपको स्टेट ही बोलना होता है, वैसे अगर आप बताएंगे तो कंट्री, ठीक है। तो एक खुफिया गठबंधन है फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस। इसकी स्थापना जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद 1946 में ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंट एग्रीमेंट के तहत हुई थी, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, इसे बाद में यूके यूनाइटेड स्टेट कम्युनिकेशन इंटेलिजेंट एक्ट के तहत नाम से जाना गया। इसका उद्देश्य क्या है, सिग्नल इंटेलिजेंस यानी कि सिग्निट को साझा करना है, ठीक है। अब ये क्या करता है, फाइव आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल में सदस्य देशों की जो गैर राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा संबंधी संस्थाएं इसमें शामिल होती हैं। और ये जो है खुफिया चीज़ों को, खुफिया जानकारियों को एक दूसरे से ये साझा करते हैं, ठीक है। ये बात इसी के आधार पर ये लगाई गई थी। कनाडा ने क्या बोला, कनाडा ने वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाया और भारत की इस कदम की आलोचना की। वहीं भारत ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 11(1) के अनुसार समान राजनयिक प्रतिनिधित्व की मांग करते अपने फैसले का बचाव किया। वो जो जब सभी राजनयिकों को बाहर किया गया है उस पर बात की जा रही है, ठीक है। तो अब आता है भारत कनाडा संबंध। अब न्यूज़ में इतना रहा है और पिछले 2 महीने से ये काफ़ी तनावग्रस्त, मतलब कनाडा के साथ जो संबंध है हमारे अब तक के निम्नतम स्तर पे चल रहे हैं। तो भारत कनाडा संबंधों के बारे में सवाल बनने की पूरी संभावना अगले साल भी हो सकती हैं। तो ऐसे में क्या है कि भारत और कनाडा के बीच में द्विपक्षीय संबंध जो है उसको क्या है, लंबे समय से चलते आ रहे हैं। यह संबंध दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय प्रकृति और लोगों के बीच में मजबूत संपर्कों पर यह आधारित है। अब आपको बताना है कि कनाडा से हमारे संविधान में कौन सा प्रावधान लिया गया है। आसान बात है, सब लोग पढ़े होंगे, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है।
तो ये जो है ये आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इंट्रो पे लिख सकते हैं। जब मेंस का आप आंसर राइटिंग करेंगे, मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो भारत कनाडा संबंध में जो है ये लाइन आप क्या कर सकते हैं, इसको इंट्रो में लिख सकते हैं। ये कीवर्ड्स की लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुसांस्कृतिक, बहुनिर्जातीय प्रकृति और लोगों के बीच में मजबूत संपर्क, ये जो चीज़ है इसको आप अपने अगर इंट्रो में लिखते हैं तो ये हो गए कीवर्ड्स। ठीक है, अब ये आपको मार्क्स दिलाएंगे, यही आपके अच्छे इंट्रो को स्टार्ट कर देंगे ये आपके क्वेश्चन को। ठीक है, इसको आप इंट्रो में लिखिएगा। अब क्या है, मजबूत संपर्क, प्रवासी भारतीय। भारत में क्या, विश्व में क्या, भारतीय प्रवासियों का बड़ा हिस्सा कनाडा में निवास करता है। कनाडा की कुल आबादी का 3% से अधिक है भारत के जो प्रवासी भारतीय हैं, राजनयिक बोल रहा हूँ, सॉरी। आर्थिक तौर पे देखा जाए तो 2022 में वस्तुओं सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार क्या है, लगभग 9.9 बिलियन डॉलर और 6.5 बिलियन डॉलर थे। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग में देखें तो इस सहयोग के जरिए क्या है कि दोनों देश मुख्य रूप से नए बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रक्रियाओं, प्रोटोटाइप उत्पादों को बनाने पर ध्यान देने के साथ क्या है, औद्योगिक अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देते हैं। 1990 के दशक से भारत और कनाडा ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग किया है। ठीक, इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है एट्रिक्स, इसने कनाडा के कई नैनो उपग्रह को लॉन्च किए हैं। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग, अभी सबको क्या कहते हैं, आपको ऐसे बनाना है सहयोग का क्षेत्र, ये ऊर्जा हो गया, आर्थिकी हो गया, राजनयिक हो गया, प्रवासी भारतीय हो गया, सामरिक हो गया, तमाम चीज़ें अब इसमें आप पॉइंट आप लिख सकते हैं ऐसे फ्लोचार्ट बनाकर। ठीक है, तो ऊर्जा क्षेत्र में देखिए कि भारत और कनाडा 2010 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, अब इस समझौते के एक हिस्से के रूप में क्या, कनाडा ने भारतीय परमाणु रिएक्टरों को यूरेनियम दिया है। ब्रिटिश कोलंबिया जो है जहाँ पर हत्याई हुई है इसकी तरल प्राकृतिक गैस परियोजना में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 10% हिस्सेदारी भी है। इस तरह से ये संबंध ऊर्जा सुरक्षा में भी है। सामरिक और रणनीतिक सहयोग में देखा जाए तो कनाडा की हिंद प्रशांत जो नीति है चीन की विघटनवादी वैश्विक शक्ति के रूप में इसको स्वीकार करती है, और साथ ही यह नीति क्या है, साझा हितों को पूरा करने के लिए भारत को प्रमुख साझेदार के रूप में रेखांकित करती है। तो इस प्रकार से सामरिक और रणनीतिक सहयोग पर भी ये आधारित है। ठीक है, तो राजनयिकों के संबंध में जो राजनयिक निकाले गए हैं उनके संबंध में कुछ वियना कन्वेंशंस बनाए गए थे। ठीक है, तो वियना कन्वेंशन इस पर उत्पत्ति 1961 में इस पर हस्ताक्षर किए गए, 1964 में लागू हुआ। भारत इसका सदस्य है, 193 पक्षकार हैं। और यह अभी समय जो कन्वेंशन क्या करता है, राजनयिक जो मिशन होते हैं उसके विशेषाधिकार को निर्धारित करता है और राजनयिक उन्मुक्तियों के लिए जो है कानूनी आधार को भी देता है। इसके तहत अलग अलग कारणों के चलते जो राजनयिक मिशन है उसको बुलाने का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 11(1) के अनुसार यही जो है भारत ने इसका तर्क दिया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब आता है भारत के कनाडा संबंधों में चुनौतियां। ये चुनौतियां लिखने को मेंस में आ सकता है, तो चुनौतियों को आपको ध्यान से देख लेना है कि क्या चीज़ें हैं चुनौतियां। तो देख लीजिए, ऐतिहासिक विरासत। अब देखिए, शीत युद्ध के दौरान क्या है, कनाडा नाटो के संस्थापक सदस्य था, उस दौरान क्या है, भारत गुटनिरपेक्ष में था। तो ये ऐतिहासिक तौर पे भी यहाँ पे मतलब अलगाव चीज़ें हो गई, अलगाव इन द सेंस कि मतलब जो दोनों के रास्ते अलग अलग थे। ठीक है, इसके अलावा जो कनाडा ने कश्मीर में जनमत संग्रह का समर्थन किया था, जो भारत के जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, उसके प्रतिकूल था ये प्रभाव। ठीक है, 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण करने के बाद क्या है, कनाडा ने भारत के साथ परमाणु सहयोग पर अस्थायी रूप से रोक भी लगा दी थी। कनाडा की जो इमिग्रेशन प्रणाली है, यह प्रणाली विवादित अतीत वाले व्यक्तियों को कनाडाई नागरिकता प्रदान करने में सक्षम है। इसीलिए देखेंगे जितने गैंगस्टर हैं, जितने आतंकवादी हैं, जितने अलगाववादी हैं, जितने खालिस्तानी हैं, सब कनाडा भाग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जितने भी जो लोग विवादित व्यक्ति रहते हैं, जिनका अतीत काफ़ी विवादों में रहा है, अपराधों में रहा है, उनको कनाडाई नागरिकता मिलने में सक्षम देती है ये प्रणाली, इमिग्रेशन प्रणाली। कई बार देखा गया है कि जो कनाडाई नागरिकता लेने वाला व्यक्ति इस स्थिति का फायदा उठाकर अन्य देशों के बीच गैर कानूनी व आतंकी गतिविधियों में शामिल हो जाता है। इससे वर्तमान के परस्पर जुड़ाव वाले वैश्विक परिदृश्य में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाए रखने में क्या होती है, एक बाधा होती है। घरेलू राजनीतिक कारण में देखा है तो वर्तमान कनाडा सरकार खालिस्तानी समर्थक पार्टियों के साथ गठबंधन सरकार चला रही है, जो भारत विरोधी गतिविधियों क्या है वो प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब क्या है, अब देखिए आर्थिक सहयोग का बेहतर तरीके से उपयोग न होना का भारत और कनाडा के बीच में क्या है, एक व्यापक आर्थिक सेपा को आप जानते होंगे इकोनॉमिक्स में। सेपा और सेक ऐसे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले की सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता वर्ष 2010 से लंबित है। ठीक है, यह समझौता सेपा यानी दो देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार को 6.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचा सकता है। ठीक है, इससे क्या है कि मतलब कनाडा की भी जो इकोनॉमी में वृद्धि होगी जीडीपी में, बट उसको छोड़िए। भारत के घरेलू मामले में हस्तक्षेप, उदाहरण के लिए क्या है, भारत के जो किसान विरोध हुआ था भारत में, उसमें भी जो है कनाडा के प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रति समर्थन दिया था और उसकी स्थिति को चिंताजनक बताते हुए मतलब भारत के आंतरिक मामलों में ये बराबर कनाडा जो है, वहाँ की सरकार, वहाँ की गवर्नमेंट जो है परस्पर विरोधी रुख अपनाए हुई है। ठीक है, संकट के संभावित प्रभाव क्या है, सामरिक तौर पर देखा जाए वर्तमान में चल रहे तनाव पर पश्चिमी देशों ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके पीछे कारण यह है कि पश्चिमी देश भारत को चीन का प्रति एक
एक प्रतिसंतुलन यानी कि बैलेंसर के तौर पे देखते हैं, इससे कनाडा के सामरिक हितों पर प्रभाव पड़ सकता है। आर्थिक संकट देखा तो आर्थिक संकट पड़ने की स्थिति में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रभाव में बाधान हो सकते हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि सेपा को अमल करने में और देरी हो। प्रवासी संबंध में देखा दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को सुगम बनाने की क्षमता रखने वाले प्रवासी वर्तमान के दौर में तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, आगे की राह में आप इसको मेंस में लिखेंगे। तो कूटनीति को बढ़ावा देना है, ठीक है, दोनों देशों के संबंधों में सुधार की दिशा में पहल करना चाहिए, यथास्थिति को बनाए रखते हुए अपनी चिंताओं को व्यक्त करनी चाहिए, प्रवासी संबंधों का प्रबंधन करना चाहिए, मतलब जो कि अप्रवासी समुदायों के सशक्तिकरण के संतुलन में सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी से उसका पालन करना चाहिए। जो भी हिंसा, अलगाववाद, आतंकवाद का समर्थन करता है उसके दुरुपयोग को रोकना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को स्थापित करना चाहिए। ऐसे में निष्कर्ष में लिखेंगे क्या कि यह महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के बीच में सहयोग का एक नया फ्रेमवर्क विकसित किया जाए। यह फ्रेमवर्क व्यवहारिक हो, व्यापार, ऊर्जा जैसे पारस्परिक लाभ से संबंध पर जोर देता हो। ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो भारत कनाडा के संबंधों को आप अपने मेंस को भी अच्छा लिख सकते हैं। इसमें आपको देखना है 5 आइज अलायंस, इसको आपको प्री के लिए देखना है। बाकी चीज़ें आप जान के वियना कन्वेंशन को आप जानते रहिए। वियना कन्वेंशन 1961 में शामिल किए गए थे, भारत सदस्य है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें बाकी चीज़ें मेंस के लिए थी। अब आते हैं इंडिया साउथ कोरिया रिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्यों न्यूज़ में रहा? न्यूज़ में ये रहा कि 2023 में भारत और दक्षिण कोरिया ने अपने राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ को मनाया है। भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों के बारे में सभ्यता संबंधी जुड़ाव भी हैं। आप देखेंगे तो राजनयिक जो संबंध स्थापित हुए थे उसमें क्या है कि उसमें जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, आर को मतलब लिखा है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, अपने जो राजनयिक संबंध थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, उसकी 50वीं वर्षगांठ को भारत और दक्षिण कोरिया मनाया। इसमें क्या है कि सभ्यता संबंधी जुड़ाव है। क्यों क्या जुड़ाव है कि 13वीं शताब्दी के एक ग्रंथ है सैम गुक यूसा या द हेरिटेज हिस्ट्री ऑफ 3 किंगडम्स के अनुसार क्या है कि 48वीं ईस्वी में जो अयोध्या की राजकुमारी थी सूरी रत्ना, इन्होंने कोरिया के राजा किम सूरो से शादी की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब आप समझ लीजिए, इसको आप पढ़ते रहिए, इसको आप पढ़ेंगे तभी आपको मालूम चलेगा। ये बुक में नहीं दिया होगा, बट इन द सेंस कि जो आपके बेसिक किताब है मैं वहाँ नहीं दिया होगा, मैगजीन से आप दिया है तो उसको देख लीजिए। 723 से लेकर 729 ईस्वी तक क्या है, बौद्ध भिक्षु जो थे ह्योचो होंगहियाओ, इसने भारत की यात्रा की थी। उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द पिलग्रिम्स टू द 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक अपने यात्रा वृत्तांत में यात्रा का उल्लेख किया है। भारतीय संस्कृति, राजनीति और उस वक्त के समाज के बारे में वहाँ पे जानकारी दी है। तो कौन थे? बौद्ध भिक्षु ह्योचो, ठीक है, यानी होंगजियाओ। ये इनकी बुक कौन है? पिलग्रिम्स टू द 5 किंगडम ऑफ इंडिया। इसको आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1929 में लैम्प ऑफ द ईस्ट नामक एक कविता की रचना की थी। इसमें कोरिया के समृद्ध इतिहास और उज्ज्वल भविष्य की व्याख्या की गई थी। तो ये सारी जुड़ाव है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारत की जो भूमिका है वो क्या है? 1947 में कोरियाई चुनाव में के लिए भारत ने UN आयोग के नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका में कार्य किया था। कोरिया के युद्ध के संदर्भ में, ठीक है, भारत के समर्थन से जो एक रिजोल्यूशन पेश हुआ, इसमें UN को में सर्वसम्मति से अपनाया गया और ये 1953 में जो है कोरियाई संघर्ष विराम लागू हो पाया था, ठीक है। अब ये क्या है? युद्ध विराम के बाद भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है। भारत ने युद्ध के समय उत्पन्न हुई मानवीय समस्याओं को हल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका लगाई थी, ठीक है। अब आते हैं राजनयिक संबंध। क्या राजनयिक संबंध है? हमारे दोनों देशों के बीच में जो राजनयिक संबंध है औपचारिक रूप से 1973 में स्थापित हुए थे। 2010 में इसे सामरिक भागीदारी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और 2015 में इसे स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है। ध्यान देना इसको। मतलब पहले क्या हुआ कि राजनयिक संबंध हुए थे औपचारिक रूप में, राजनयिक संबंध, ठीक है, राजनयिक संबंध। फिर इसके बाद क्या हुआ? ये इससे बढ़ा 2010 में क्या हुआ आपका? हुआ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इसमें सब चीज़ों को शेयर किया जाएगा। यहाँ से फिर स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में हम लोग बढ़ गए। इससे क्या हुआ? भारत की जो एक्ट ईस्ट की नीति ने क्या हुआ? दक्षिण कोरिया के साथ अपने सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके अलावा साउथ सदर्न पॉलिसी, ठीक है, भारत आसियान के प्रति दक्षिण कोरिया की क्षेत्रीय रणनीति रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और न्यू सदर्न पॉलिसी दोनों ही क्या है? अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आर्थिक और व्यापारिक संबंध में देखा जाए तो भारत और दक्षिण कोरिया वर्ष 2009 से व्यापक आर्थिक समझौते सेपा के हस्ताक्षर करता है। इससे क्या है? दोनों देशों के बीच में 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। कोरिया प्लस
इंपॉर्टेंट है यहाँ प्रीलिम्स के, देख लीजिए प्रीलिम्स के लिए कोरिया प्लस पहल का उद्देश्य क्या है, भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ाना और सुविधाजनक बनाना। ध्यान देना इस बात को, कोरिया प्लस। अब आप ऐसे सोच रहे लीजिएगा कि सर बोरो प्लस और क्लिनिक प्लस, ये सब मत सोच लीजिएगा प्रीलिम्स में, भाई कुछ भी दे सकता है प्रीलिम्स में, यूपीएससी में। तो यूपीएससी में जब प्रीलिम्स में देगा तो कोरिया प्लस एक स्टेटमेंट बना सकता है, तो ध्यान देना इसमें। तो क्या है कि भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ा देना है। अगर ये स्टेटमेंट लिख दिया जाए कि कोरिया में भारत को निवेश कोरिया में भारतीय निवेश को बढ़ाना है, तो उस स्टेटमेंट को गलत करिएगा आप लोग, ठीक है। ध्यान क्या दीजिएगा, भारत में कोरिया की जो निवेश है उसको प्रोत्साहित करना, कोरिया प्लस है ये इसका पहल का उद्देश्य, ठीक है। यूपीएससी यहीं पे कंफ्यूज कर सकता है, भारत और कोरिया में अदला बदली कर देगा, ठीक है। चीन और अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लक्ष्य के कारण क्या कोरिया भारत को एक नए आर्थिक भागीदार के रूप में देखता है, ठीक। दोनों देश 2030 तक व्यापार को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। सामरिक एकीकरण में देखिए दोनों देश क्या है, नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं, ठीक है। रूल बेस्ड, ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशन का समर्थन करते हैं, ठीक है, इस रीजन का। इसके अलावा चीन के एक महाशक्ति के रूप में उभरने और उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार हासिल करने से जुड़े मुद्दे हैं, उससे भी दोनों की जो चिंताएं हैं वो साझा चिंताएं हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए बराबर है। अभी क्या है कि 2018 में भारत ने उत्तर कोरिया के परमाणु प्रसार को रोकने के लिए वैंकूवर डायलॉग का क्या किया था, समर्थन किया था, ठीक है। दक्षिण कोरिया की हिंद प्रशांत रणनीति ने भारत के इस क्षेत्र में प्रमुख सदस्य को रूप में शामिल किया है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग में देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में रक्षा नीति वार्ता की शुरुआत 2013 में की गई थी। इसके बाद 2019 में ही रक्षा नीति वार्ता को 2+2 मात्रा में अपग्रेड कर दिया गया था, यानी कि विदेश और रक्षा स्तर की मंत्रिमंडलीय बैठक में, ठीक है। अब ये क्या है कि दोनों जो है अब ज्वाइंट इन्वेंशंस और उत्पादन के प्रोडक्शन के तौर पे ये काम कर रहे हैं कि 9 वज्र आर्टिलरी गन का भी विकास कर रहे हैं, अंतरिक्ष साइबर और खुफिया जानकारी भी साझा कर रहे हैं। सांस्कृतिक संबंध में देख ही रहे हैं आप, तो भारत में क्या है, दक्षिण कोरिया के अलग अलग हिस्सों में भारत की विविध संस्कृति और कला रूपों को प्रदर्शित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए क्या है, दक्षिण कोरिया में भारत के सारंग महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं। इंपॉर्टेंट बात प्रीलिम्स के लिए यहाँ लिख लीजिए, ये भी यूपीएससी पूछ सकता है, यूपीपीसी से पूछ सकता है। भारत के सारंग महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो दक्षिण कोरिया में होता है भारत के सारंग महोत्सव का आयोजन, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए। प्रवासी भारतीय क्या है, कई भारतीय विद्वान दक्षिण कोरिया में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कार्यक्रमों में संलग्न रहे हैं, और बहुत सारे जो है ये ऑटोमोबाइल के पेशेवर रोजगार हेतु क्या है दक्षिण कोरिया में प्रवास कर रहे हैं, प्रवास, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर मैप दिया है, मैप आपको थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा देता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से इसमें डीपली पढ़ा देता हूँ। आप जरा इसमें देखिए जापान को, ठीक है। पहले आप देख लीजिए जापान को। जापान में क्या करता है, जापान में अगर आप मैपिंग के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में सवाल ही भरपूर बना है, पूछता है कि जो द्वीप है जापान में, एक आप देखें आर्कियोप्लागो क्या होते हैं, जो द्वीपों के समूह होते हैं उसको आर्कियोप्लागो बोलते हैं, ठीक है, आर्कियोप्लागो, ठीक है। इसको मैं ज्योग्राफी का टर्म है इसको। तो जापान जो है एक द्वीपों का समूह है, आप देख रहे हो कई सारे द्वीप हैं, एकदम छोटे छोटे एकदम पड़े हुए हैं द्वीप, ठीक है, ये जापान के द्वीप हैं। तो क्रम पूछता है, तो मैं आपको बता दूं क्रम क्या है, आपका है होकाइडो, नोट कर लीजिएगा आप, होकाइडो। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा पेन चलाने में दिक्कत होती है, कॉपी और टैब में थोड़ा अंतर हो जाता है। होकाइडो द्वीप, ठीक है। होन्शु द्वीप है। इसके बाद कौन सा द्वीप है, शिकोको द्वीप, ठीक है, शिकोको द्वीप। इसके बाद है क्यूशु द्वीप, और इसके बाद नीचे आता है रिक्यूकू द्वीप, ठीक है, रिक्यूकू आइलैंड। ये आपके क्या है, ये सबसे नॉर्थ ये है, सबसे साउथ में ये है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ का अरेंजमेंट ये है कि नॉर्थ में होकाइडो, फिर होन्शो, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु और फिर रिक्यूकू, ठीक है। ये क्या है, जापान के आइलैंड है। ये क्या है, नॉर्थ टू साउथ के ये आइलैंड हो गए, ठीक है। अब आते हैं, मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग। जो रसिया है, रसिया का जो एशिया वाला पार्ट है ना, एशिया वाला पार्ट, जैसे आप रसिया देखेंगे तो रसिया, जैसे ये रसिया है, ठीक है, तो ये इधर यूरोप में भी आता है। तो रसिया का जो एशिया वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ एशिया। अगर आपको कहीं सवाल आए, ठीक है, ये आपको आईआर पढ़ना है तो मैपिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। आईआर अगर आपको पढ़ना है तो मैपिंग आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप आईआर नहीं समझ पाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन। तो नॉर्थ एशिया बोलते हैं रसिया के जो एशिया वाले भाग होता है, ठीक है। अब आते हैं, आपको 2-3 चीज़ें और बताता हूँ। जैसे आप देखिए मंगोलिया आप देख रहे होंगे, मंगोलिया, ठीक है, और चाइना, इसको मिला के क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईस्ट एशिया, ये आपका पूर्वी एशिया है,
ठीक है। अगर अगर आपको देखे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, इसको बोलते हैं फॉर ईस्ट एशिया, फॉर ईस्ट एशिया, ठीक है। फॉर ईस्ट एशिया में अगर आपको कहीं जिक्र हो रहा है माने सुदूर पूर्व एशिया, तो ये आप समझ लीजिए नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान का हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो अगर आप देखेंगे तो भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये हो गया आपके साउथ एशिया। और साउथ ईस्ट एशिया क्या है, वो आपके देखे होंगे जितने सारे ये जो पुछल्ले वाले द्वीप समूह, ये इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह हो गया, ये आपके साउथ ईस्ट एशिया हो गया। तो ये एशिया में डिवाइडेशन है, ठीक है। अब आपको देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा 3 चीज़ें और बता देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए जापान, जो अब जापान सागर है, ठीक है, जो होकाइडो द्वीप है, देखिए ये होकाइडो द्वीप हो गया, ठीक है, होकाइडो। और ये हो गया आपका होन्सू। होकाइडो और होन्सू के बीच में एक जो है जल संधि, उसको बोलते हैं सुगारू की जल संधि, सुगारू की जल संधि, सुगारू जल संधि, ठीक है। कोरिया प्रायद्वीप है, बातचीत हो रही है कोरिया प्रायद्वीप की, तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको बस समझ लीजिए। बाकी चीज़ें मैं मैपिंग पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से मैपिंग पढ़ाऊंगा मैप के साथ, पर अभी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया की जब बात हो रही थी, तो नॉर्थ कोरिया में कोरियाई जल संधि है, ठीक है। कौन कौन से है, जापान सागर आप देख रहे होंगे, ठीक, जापान सागर, और इधर हो गया येलो सागर। येलो सागर इसके बीच में जो है, आप इधर देखिए, इधर शिकोकू और क्यूशू द्वीप है, शिकोकू और क्यूशू द्वीप है, और इधर जो है कोरिया के प्रायद्वीप है। इसी के बीच में जल संधि है, इसको बोलते हैं कोरिया जल संधि, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। और ये येलो सागर क्यों है, येलो सागर इसलिए है क्योंकि देखिए जो ये क्या है, देखिए ये क्या है कि आपको जो यहाँ येलो सागर लिखा हुआ है, ये उसको बोलते हैं पीला सागर। क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पे गोबी मरुस्थल है, ठीक है। अब ये होता है, इसका क्या है कि यहाँ से हुआंगहो नदी बहती है, हुआंगहो नदी ऐसे बहती है, ठीक है। यह हुआंगहो नदी, जैसे थोड़ा सा आपको मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ, देखिए ये ऐसे हुआंगहो नदी बहती है, ठीक है। अब ये नदी क्या होती है कि यहाँ से गोबी मरुस्थल से ना पीला निक्षेपण ले आती है, ठीक है। तो अब ये करता है कि पीला निक्षेपण जब ले जाती है, ठीक, तो इसको बोलते हैं मडिएस्ट रिवर, मतलब एकदम इसमें कीचड़ मड होता है, मतलब इसमें कीचड़ है। और ये पीला गाद ले जाकर क्या करती है, गल्फ ऑफ बोहाई, यहाँ जहाँ गिराती है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ बोहाई, गल्फ ऑफ बोहाई में गिराती है, गल्फ ऑफ, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ गल्फ, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, गल्फ ऑफ बोहाई, गल्फ ऑफ बोहाई इसको बोलते हैं, यहीं पे गिराती है येलो सागर में, ठीक है। और इससे क्या होता है, यही ये जो होता है, इसीलिए यहाँ का जो पानी है वो क्या दिखता है, एकदम पीला दिखता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं येलो सागर, पीला सागर, ठीक है। इस नदी को, वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं शोक, क्योंकि ये बहुत भारी मात्रा में गाद ले आती है और बाढ़ भी लाती है, ठीक है। इस नदी बेसिन में 2 शहर हैं, एक है बीजिंग और दूसरा है तियांगसिन, ठीक है, तियांगसिन। इसे जुड़वा शहर बोलते हैं, ठीक, और इसे चीन का शोक भी बोलते हैं। और यहाँ पेट्रोलियम भंडार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको मैपिंग कैसी लग रही है, मैपिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा, मैं बिना मैपिंग का आपको ये पूरा आईआर समझ में नहीं आ सकता, ठीक है। तो भारत अब दक्षिण कोरिया के संबंधों को मजबूत में करने में जो चुनौती आने वाली वो कौन कौन सी, दोनों देशों की भौगोलिक अवस्थिति में अंतर है, दोनों देशों के बीच में संपर्क है वो सीमित है। अब रणनीतिक सहयोग में विलंब भी हो रहा है, शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता जो है, इसमें क्या है कि दोनों देशों के संपर्क को सीमित कर दिया। इस दक्षिण कोरिया का मानना था कि भारत सोशलिस्ट ग्रुप के काफ़ी करीब है, इससे क्या हुआ कि गुटनिरपेक्षता नीति अपनाई थी भारत ने। तो फिर इसके बाद जो है बहुत सारे अभी डेवलपमेंट्स किए जाने बाकी हैं, जो वर्तमान परिस्थितियां उसके मद्देनजर देखते हुए सहयोग जितना बेहतर होना चाहिए उतना बेहतर है नहीं। दोनों देशों में मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के कम कारण भी सहयोग उतना बेहतर नहीं है। अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता क्या है, उदाहरण के लिए सेपा को सीमित दायरे वाला कहते हैं, इसलिए सेपा को संशोधित करने की मंशा 2015 में अपनाई गई थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्या है, भारत व्यापार संबंधी तकनीकी बाधा, उच्च आयात शुल्क कारण दक्षिण कोरिया से जो है व्यापार घाटा सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आगे के राह के लिए हमें करना क्या है, ये सारी चीज़ों को लिख लेंगे तो आपका नोट आपका कंप्लीट हो जाएगा निष्कर्ष। आगे के राह के लिए क्या करना है कि बेहतर सहयोग के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण को अपनाना बहुत जरूरी है। ये नोट सीधे सीधे पॉइंट लिखिए आप, ठीक है, मेंस में। इससे क्या होगा कि ऐतिहासिक रूप से जो आर्थिक परियोजनाओं पर, जो भी द्विपक्षीय संबंध में आर्थिक परियोजना उस पर अधिक जोर दिया गया है। हालांकि क्या है कि इसमें अभी हमें हिंद प्रसार रणनीति पर ध्यान देने से क्या है कि संबंधों को अधिक रणनीतिक बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। न्यूजीलैंड और वियतनाम तथा दक्षिण कोरिया ने भी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। वो क्वाड क्या है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान और यूएसए के बीच में गठबंधन है। इससे क्या है कि भारत को क्वाड प्लस के रूप में इसको विस्तार करना चाहिए और अन्य देशों को भी लाना चाहिए। तकनीकी और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। दोनों देशों में दस्ताएं अलग अलग हैं। इससे क्या करना है कि हमें तकनीकी रूप से हमें एक दूसरे को सहयोग करते हुए स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी सेवाओं, डिजिटल व्यापार, सेमीकंडक्टर में सहयोग बढ़ाना है। प्रगतिशील युवा आबादी को दोनों को मिलकर के एक विनिर्माण हब को मजबूत कर सकते हैं और वो उसका स्थापना कर सकते हैं। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में दोनों देश क्या है, HADR अभ्यास
और अनेक समुद्री पायरेसी रोधी अभियानों, जागरूकता, समुद्री डोमेन संबंधी आपसी जुड़ाव और वृद्धि की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ा सकते हैं। ठीक, इंडियन जो ओशन रीजन, उसमें क्या है कि इसमें जो इंडियन ओशन और आसियान बनी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और आसियान दोनों महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, यहाँ एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। आसियान में भारत और दक्षिण कोरिया डायलॉग पार्टनर है, IORM में भारत संस्थापक है, दक्षिण कोरिया को डायलॉग पार्टनर का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे क्या कि दोनों दूसरे से सहयोग करके एक दूसरे में साझा रणनीति को अपना सकते हैं। ठीक है, बहुपक्षीय सहयोग में देखा जाए तो IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, आसियान और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम जैसे बहुपक्षीय मंचों का सहयोग से अधिक अवसर प्रदान कर सकते हैं। आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन, अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा और डीकार्बोनेशन जैसे क्षेत्रों में भागीदारी करके हम अपने संबंधों को अपने एक उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकते हैं, जिससे हमें एक दूसरे को लाभ भी होगा और साथ साथ जो है हमें हिंद प्रशांत क्षेत्र और साथ साथ जो है हमें चीन को प्रतिसंतुलित करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, भारत और दक्षिण कोरिया मध्यवर्ती महाशक्तियां उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। ऐसे में क्या है कि दोनों देशों में क्षेत्रीय स्थिरता पर अधिक बल दे रहे हैं। हालांकि उन्हें मिलकर कार्य करना चाहिए। दोनों देशों को रणनीति और भागीदारी को मजबूत करना चाहिए। मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में क्या है, मानक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने पर कार्य करना चाहिए। इससे दोनों देशों के बीच में लाभ होगा। ठीक है, ये आप इसको लिख सकते हैं। ये इसमें आपको मैंने समझा दिया, प्रीलिम्स के लिए जो था इसमें स्पेशल वो आपको बता दिया मैपिंग में, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, हम अपने आते हैं भारत के और मालदीव के संबंधों पे, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं और इसके बाद थोड़ा सा आपको वो भी पढ़ाना है जो मैंने कल आपको वादा किया हुआ है। तो जल्दी से जल्दी इसको निपटाते हैं, फिर हम पढ़ेंगे उस पर। अब ये भारत मालदीव भी, इससे भी भारत और मालदीव के बीच में संबंध वो भी बहुत खराब चल रहे हैं। भारत के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, उन्होंने भारत से अपील की है कि वो द्वीपीय देश में जो भी मौजूद भारतीय सैनिक है उसको हटा लें। यह अपील उनके चुनाव पूर्व जो भी इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था उसके वायदे के अनुसार है। ठीक है, तो अभी मालदीव के बारे में जानते हैं कि क्या है। मालदीव जो है उत्तरी हिंद महासागर में अवस्थित मालदीव क्या है, भारतीय नौसेना के युद्धपोतों द्वारा गश्त लगाए जाने वाले जल क्षेत्र के निकट अवस्थित है। भारत के मिनिकॉय द्वीप से मात्र 70 समुद्री मील और भारत के पश्चिमी तट से 300 मील दूर जो है ये मालदीव है। ठीक है, इसकी राजधानी माले है, आप देख रहे होंगे। तो भारत मालदीव में भारत के चीन के जो बदलते भू राजनीतिक समीकरण है उससे बहुत सारे जो है संबंध खराब हुए हैं और वे प्रभावित कर रहे हैं। कैसे, देख लीजिए कि 2008-2013 सौहार्दपूर्वक शुरुआत कैसे हुई थी। 2008 में मालदीव पहली बार एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई। ठीक, 2008 में भारत के साथ बढ़ते सुरक्षा सहयोग पर जो भी मैत्रीपूर्ण संबंध थे उसको आधारित संबंधों की शुरुआत की गई। इसमें समुद्री टोही निगरानी के लिए डॉर्नियर विमान और गश्ती नौकाएं भी प्रदान की गई थी मालदीव को। हालांकि 2013 के बाद और 2018 के बीच में संबंध क्या तनावपूर्ण रहा। PPM एक नया राजनीतिक दल ने चुनाव जीता और राष्ट्रपति जो अब्दुल्ला यामीन थे लोकतंत्र पर नकेल कसा, चीन से नजदीकियां बढ़ाई और घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भारत विरोधी बयानों का इस्तेमाल किया। इस दौरान क्या है कि भारत मालदीव और चीन के बीच में मुक्त व्यापार समझौते के भी हस्ताक्षर हुआ। फिर 2018 से 2023 के बीच में नए संबंध स्थापित हुए। MDM एक राजनीतिक दल ने चुनाव जीतने के बाद इंडिया फर्स्ट की नीति लागू की, भारत को उसने प्राथमिकता दी। इसमें मालदीव में चीन के निवेश संबंधी जो भारतीय चिंताएं थी उसको दूर करते हुए भारत के साथ आर्थिक और रक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया। दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण सुधारों को सुधारने में मदद की। हालांकि फिर जो है अब ये बात बदल गई है। अब क्या है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव जो PPM है उसके नेतृत्व में चलाए गए इंडिया आउट कैंपेन में क्या है, मौजूदा जो MDP पार्टी उसके विरुद्ध में जो चुनावी जीत हुई इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैंपेन के तहत क्या हुआ कि मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति का कड़ा विरोध किया गया। इससे PPM नेताओं का मानना है कि इस देश की सैन्य उपस्थिति में उसकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचता है। इस अभियान की जो है शुरुआत 2010 और 2015 में भारत की ओर से मालदीव को 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के उपहार की प्रतिक्रिया के स्वरूप में हुई थी। हेलीकॉप्टर समुद्री मौसम की निगरानी और समुद्री खोज और बचाव अभियान जैसे उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराए गए थे। लगभग जो है 70 भारतीय सैनिक भारत की ओर से बनाए गए रडार स्टेशन निगरानी करने वाले विमानों का रखरखाव करते हैं। इसके अलावा जो है इस द्वीप के विशाल अनन्य क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक क्षेत्र की निगरानी करने के लिए और गश्ती के लिए एक भारतीय युद्धपोत जो है हमेशा वहाँ पर तैनात रहता है। तो भारत के लिए जो है न्यूजीलैंड का क्या महत्व है, मालदीव का क्या महत्व है, मालदीव के लिए भारत का क्या महत्व है, और इसके बाद दोनों देशों के बीच में सहयोग के क्षेत्र क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं, और आगे की राह क्या है, निष्कर्ष क्या है, ये करने पे हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो भारत के लिए महत्व देखते हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अभिन्न अंग है मालदीव। सदियों से दोनों देशों के बीच में क्या है, सांस्कृतिक और आर्थिक जो है व्यापारिक काफ़ी संबंध मजबूत रहे हैं। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण घटक भी रहा है। सार्क का भी सदस्य देश है मालदीव। ठीक है, सामरिक अवस्थिति देखा जाए तो भारत मालदीव जो है अदन की खाड़ी, होर्मुज जल संधन और मलक्का जल जमरूमत जैसे हिंद महासागर के प्रमुख चेक पॉइंट के बीच में एक रणनीतिक कड़ी है। तो उसकी जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस स्ट्रैटेजिक लोकेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
रणनीतिक अवस्थी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि भारत का जो वॉल्यूम के हिसाब से देखा है तो 95% व्यापार और मूल्य के हिसाब से 68% व्यापार जो है यहीं से होता है, तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा की प्रथम प्रगति देखा जाए तो भारत के पास स्थित होने के कारण मालदीव जो आतंकवाद, समुद्री पायरेसी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य समुद्री खतरों के विरुद्ध क्या सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करता है। इंडियन ओशन रीजन में चीन के प्रभाव को कम करता है। राजनयिक और व्यापारिक भागीदारी से परे चीन इंडियन ओशन रीजन में लगातार अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। इससे जो है इस मालदीव जो है इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति भी काफ़ी जो है स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में प्रभुत्व का विषय रहा है। ठीक है, मालदीव के लिए भारत का क्या महत्व है, तो भाई जब भारत के लिए मालदीव का महत्व होगा तो मालदीव के लिए भी तो भारत का महत्व होगा। तो सवाल दोनों पे बन सकते हैं मेंस में, तो दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो मालदीव को मान्यता 1965 में मालदीव स्वतंत्रता होने के बाद मान्यता देने वाला पहला देश कौन था, भारत था। भारत के मालदीव के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश कौन था, भारत था। सौहार्दपूर्ण संबंध मतलब है इसमें क्या है कि मालदीव के साथ भारत के संबंधों में कोई भी विशेष राजनीतिक विवाद नहीं है। समुद्री सीमा संधि 1976 के जरिए क्या दोनों देशों ने मिनिकॉय विवाद को सुलझा भी लिया है। हाल ही में साथ ही मालदीव ने मिनिकॉय को भारत का अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता भी दे दी है। संकट के समय सबसे पहले सहायता करने वाला कौन देश है, भारत है। जैसे कि बहुत सारे, जैसे 1988 में सैन्य तख्तापलट हुआ तो इसमें ऑपरेशन कैक्टस के रूप में भारत ने इसमें सहयोग किया। 2004 में सुनामी पर सहायता की, 2014 में जल संकट के दौरान सहायता की, 2020 में कोविड-19 के दौरान व्यापक स्तर पर सहायता की। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत का ये कर्तव्य है कि वो अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करे। तो भारत में जो है ये क्या है कि मालदीव जो है भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखता है। मालदीव भारत की सागर पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सागर पहल की शुरुआत कभी गई थी, कमेंट करिएगा थोड़ा। तो देखें आप लोगों को योजनाएं और स्कीम्स भी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, सवाल पूछ सकता है प्रीलिम्स में, सागर पहल की शुरुआत कब हुई थी। सब सन याद रखे रहेंगे तो स्टेटमेंट में भी यूपीएससी सवाल दे सकता है। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में सहयोग के क्षेत्र क्या है, द्विपक्षीय व्यापार संबंध 323 मिलियन डॉलर का है। मालदीव का तीसरा व्यापार भागीदार देश भारत है। सुरक्षा और रक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो रक्षा के लिए व्यापक कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। भारत मालदीव की लगभग 70% से रक्षा प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। भारत मालदीव को सैन्य अस्पताल, तटीय निगरानी प्रणाली, रक्षा संबंधी अनेक सुविधाओं उपकरणों की आपूर्ति करता है। भारत उथरू थिलाफाल्डू प्रवाल में एक तटरक्षक बेस बना रहा है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा देखिएगा तो ये सवाल बन सकता है प्रीलिम्स में भी। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है कि कंफ्यूज करेगा लोगों को। उथरू थिलाफाल्हू ये प्रवाल है, इसमें प्रवाल है, ये भित्ति है, वहाँ पे यहाँ पे एक तटरक्षक बेस बना रहा है। दोनों देशों के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो कौन सा है, एक्वेरिन है। सहित जो है ज्वाइंट मानवीय सहायता और आपदा अभ्यास उसमें भी भाग लेते हैं। दोनों देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के माध्यम से दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की जो शुरुआत कब हुई थी, 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव ने द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा के समूह के रूप में शुरुआत की थी। बाद में मॉरिशस बीच में आ गया। तो अब CSC में यानी कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में 4 देश हैं, भारत, मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। विकास संबंधी सहयोग क्या है, भारत ने मालदीव में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टडीज, नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट की भी स्थापना की है। भारत उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए मालदीव को अनुदान भी देता है और संरचना संबंधी परियोजनाएं में मदद कर रहा है। हवाई अड्डे के पुनर्विकास, सड़क और भूमि सुधार में। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, राजधानी माले को निकटवर्ती द्वीपों से जोड़ने वाले 7 किलोमीटर लंबे पुल और काजवे लिंक का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटन में देखा 2023 में मालदीव के पर्यटन में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। दोनों देशों के बीच में ओपन स्काई समझौता भी हो चुका है। दोनों देशों के बीच में वीजा की सुरक्षा पर द्विपक्षीय समझौता भी हो चुका है। यह समझौता पर्यटन, चिकित्सा और व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश देता है। साथ साथ देखिए भारत और मालदीव के संबंधों में आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो मालदीव में अस्थिरता है। मालदीव का विकसित होना समाज अभी शुरुआती चरण में। मालदीव को धार्मिक उन्माद और नशीली दवाओं का दुरुपयोग, श्रम बाजारों संबंधी चुनौतियां जो है उसको सामना करना पड़ रहा है। ठीक, भारत विरोधी भावनाएं भी हैं। जो वर्तमान में चुनी गई सरकार को चीन समर्थक माना जा रहा है, तो कई सारे जो है समझौते जो है उसको रद्द करने की बात कर रही हैं। चीन का प्रभाव देखें तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति में मालदीव महत्वपूर्ण सदस्य बनकर उभरा है। ठीक, अब ये चीन जो यहाँ पर अपने फिर सुरक्षा और आर्थिक पकड़ को मजबूत करने के लिए अवसरों का लाभ उठाने के प्रयास कर रहा है। परियोजनाओं की दूरी होने में जो है भारत की नकारात्मक छवि पेश हुई है, जो भी यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं, तो इससे जो है निपटना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए आगे के हमें करना क्या चाहिए, उस बात पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो भारत विरोधी धारणा को दूर करना बहुत जरूरी है। भारत मालदीव में अपने सकारात्मक छवि को काम करना चाहिए, जिससे वैक्सीन मैत्री की जिससे लोगों को लाभ मिला। उसी तरह से रोजगार, युवाओं को रोजगार उद्यमशीलता को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना चाहिए। कुशल परियोजना प्रबंधन और निगरानी सुनिश्चित करके परियोजनाओं में देरी के कारण जो आने वाली कोई भी बाधा चुनौती उसको दूर करना चाहिए। नई सरकारों के साथ जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। जो भी नई सरकार उसके नए दृष्टिकोण पे कार्य कर रही है, तो भारत को अपने मजबूत संबंधों पे पक्षों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे आकर्षक और संतोषजनक विकल्प भी देना चाहिए। दो लोगों के बीच में मजबूत संपर्क बनाने और मालदीव के विकास को बढ़ावा देने में प्राथमिकता देते हैं। निष्कर्ष में देखें तो मालदीव में भारत की उपस्थिति ऐतिहासिक और समकालीन दृष्टिकोण से हमेशा मजबूत रही है। मालदीव में सरकारी नेतृत्व में परिवर्तन के कारण कुछ हद तक बदलाव आ सकता है, इसे लेकिन इससे बुनियादी संबंधों में बदलाव होने की संभावनाएं नहीं है। भारत और मालदीव नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर पहल के तहत एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहना चाहिए। ये हमारा आज का कंटेंट कंप्लीट होता है। हम अपने पढ़ते हैं आज के अपने जो मुख्य बात है उस पर। ठीक है, तो ये हमारा विजन एस का मैगजीन खत्म हो रहा था यहाँ पे आज का क्लास। कल हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यूएनएचआरसी इंपॉर्टेंट है, और दो आर्टिकल है। कल हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी जो है अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैपिंग यूरोप में कुछ प्रमुख जो जल संधियां हैं उसको हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये आपको मैंने कल टेलीग्राम पे लिख के भेज दिया था। कौन सी? डोवर जल संधि, सेंट जॉर्ज स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि, बोनिफेसियो जल संधि, मेसिना जल संधि, ओटरेंटो जल संधि, डांडलेस जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि और केर्च जल संधि, केरिच इसको जल संधि बोलते हैं। तो इतनी सारी जल संधियां स्टेट्स जो हैं वो यूरोप की हैं। ठीक है, तो डोवर स्ट्रेट को देखते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ डोवर स्ट्रेट, जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि क्लास लेंदी हो रही है। डोवर स्ट्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं ये आपको मैपिंग इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है। मैं आपको मैपिंग पूरा पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा सा अभी बिजी बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ, मैं सिंगल व्यक्ति हूँ अभी मैं यहाँ पे, और मैं सारा कंप्लीट रिकॉर्ड करना, उसको फिर अपलोड करना, सारा काम मेरे से ही होता है। तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है, पढ़ना भी होता है, बहुत सारे मेरा और भी काम है, तो उसके लिए काफ़ी लेट हो जाता है। तो आप देखिए इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ यूरोप है। मैं आपको मैपिंग थोड़ा करके पढ़ाऊंगा, और एक अलग सेपरेट वीडियो में सारा जितना भी विश्व की प्रमुख जल संधियां हैं, जितने भी मैंने कॉन्टिनेंट वाइज मैं आपको हर चीज़ पढ़ा दूंगा। थोड़ा समय लगेगा, हम लोग उसको जनवरी से शुरू करेंगे, प्रीलिम्स आते आते हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको डेमो के तौर पे पढ़ा दे रहा हूँ कुछ, चूंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि मेरे मन में कल आया और कल मैंने वादा कर दिया था, तो इसलिए मैं आपको पढ़ाने लगा इसको। डोवर जल संधि, डोवर जल संधि के बारे में जानते हैं। डोवर जल संधि के बारे में देखिए, ये देखिए आपका ये है नॉर्थ सी। देखिए इधर होगा नॉर्थ सी और इधर हो गया इंग्लिश चैनल, इधर फ्रांस और इधर यूके, इसी के बीच में जो है डोवर जल संधि है। मैप के माध्यम से दिखाऊं आपको, ये देखिए ये हो गया आपका फ्रांस। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रांस और इंग्लिश चैनल, ये आपकी जल संधि जो हो गई डोवर जल संधि हो गई। ये इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ सी है, यूके है और फ्रांस है। ठीक है, इसके बीच में जो संधि जो हो गई वो कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई डोवर जल संधि। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया ये चीजें। तो इसी तरह से मैप के माध्यम से मैं आपको पढ़ा। अब आते हैं सेंट जॉर्ज स्ट्रेट। सेंट जॉर्ज स्ट्रेट के बारे में जानते हैं। तो सेंट जॉर्ज स्ट्रेट क्या है? इधर हो गया, आप देखिए ये क्या करता है, ये जो है यूके और आयरलैंड को अलग करता है, यूके और आयरलैंड को अलग करता है। और क्या है, सेल्टिक सागर और जो है आयरिश सागर, इन दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। जो जल संधि है, ये जल संधि सेंट जॉर्ज जल संधि यूके और आयरलैंड को अलग करता है, इरिश सागर और जो है आयरिश सागर और सेल्टिक सागर को क्या है, ये जोड़ता है। देखिए ये आप इसको ऐसे देखिए, सेल्टिक सागर देख लीजिए, ये ऐसे आप देखिए, ये हो गया आपका सेल्टिक सागर और ये आयरलैंड हो गया, यूके हो गया। ठीक, ये जो है इसको जोड़ता है, ये हो गया आपका सेंट जॉर्ज जल संधि हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा इसको, सेंट जॉर्ज जल संधि हो गई। ठीक है, आयरलैंड आयरिश सागर को। अब आता है जिब्राल्टर स्टेट, तीसरा आता है जिब्राल्टर स्टेट। तो जिब्राल्टर स्टेट को थोड़ा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें मैपिंग करके आया था ऐसे ना, तो इसलिए थोड़ा बना दिया था, हाथ से ही बनाया था, अब जल्दी में मैं। तो इसमें क्या है कि आप देखिए, इसको बोलते हैं की ऑफ मेडिटेरियन सी, जिब्राल्टर जल संधि को बोलते हैं की ऑफ मेडिटेरियन सी। तो आप देखेंगे मोरक्को, ये होता है अफ्रीका, इधर हो गया स्पेन, ये हो गया यूरोप, इधर अटलांटिक महासागर, इधर भूमध्य सागर, इसके बीच में जो जल संधि उसी को बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। थोड़ा सा स्पेन और मोरक्को इसी दोनों को अलग करता है। ठीक, अब आपको दो दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए, ये हो गया आपका जल संधि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये हो गया,
ये हो गया आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, स्पेन हो गया, और ये आपका जो हो गया ये आपका मोरक्को हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है सियूटा। ठीक है, एक हो ये सियूटा क्या है, ये आपका जो है स्पेन का है, और जिब्राल्टर एक जगह है, जिब्राल्टर एक जगह है कहाँ पे है, आपके स्पेन में। ठीक है, उसको ये क्या पे है, ये यूके का है, इसको आपको ध्यान देना है। मैंने आपको यहाँ पे नोट्स के तौर पे इसको रखा भी हुआ। देखिए स्पेन में, देखिए स्पेन में एक जिब्राल्टर शहर है स्पेन में, इसको बोलते हैं, ये यूके के अंतर्गत आता है, और स्यूटा जो है ये मोरक्को में, ये स्पेन के अंतर्गत आता है। दोनों मैंने स्पेन यहाँ पे आता है और ये यहाँ पे यूके आता है, दोनों यहाँ पे क्यों है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। और जब आज़ाद हुए थे, जब ये सब औपनिवेशिक काल से जब जो लोग आज़ादी पा रहे थे, तो उस वक्त जो है दोनों देशों ने अब एक दूसरे को बांट लिया अपने शहरों को, ताकि हम लोग स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इंपॉर्टेंस जो है इसका, उसको महत्व बनाए रखें। तो ये जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, दो कॉन्टिनेंट को भी अलग कर दी, यूरोप और अफ्रीका को। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। अब आते हैं बोनिफेसियो स्ट्रेट। बोनिफेसियो जल संधि क्या है, एक आता है भूमध्य सागर और टेरिनियन सागर, यानी फ्रांस और इटली को, सार्डिनिया को अलग करती है, फ्रांस और इटली को जो है ये अलग करती है, भूमध्य सागर और ट्रिनियन सागर को। ठीक है, मेसिया जल संधि देखते हैं, ये ट्रिनियन सागर है, आयोनियन सागर है, पेनिसुला ऑफ इटली और सिसिली, दोनों इसको ट्रिनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है, और इटली को और सिसिली को जो है इसके बीच में जो है इसको डिवाइड करती है। आता है फिर ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो जल संधि क्या है, इसमें जो है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है, ग्रीस प्लस अल्बानिया और इटली को क्या करती है, ये अलग करती है। इसको हम लोग देखेंगे मैप में। अब आता है डांडलेस जल संधि। ठीक है, ये क्या है, ये आप देख लीजिए इसको, तो ये देखिए आपको डांडलेस जल संधि जो क्या है, एजियन सागर को और मरमरा सागर को, और इसके बीच में पाई जाती है। ठीक है, फिर मरमरा सागर और ब्लैक सागर के बीच में कौन पाई जाती है, बॉस्फोरस जल संधि पाई जाती है। अब क्या करती हैं ये दोनों जल संधियाँ इस्तांबुल यानी तुर्की को अलग करती हैं, मतलब इस्तांबुल को और तुर्की से अलग करती हैं, यानी यूरोप को एशिया को, तुर्की एशिया में पड़ गया, इस्तांबुल जो है आपका यूरोप में पड़ गया, दोनों को अलग अलग करती हैं। एक आता है केरिच जल संधि, ये ब्लैक सी और एजोव सागर को जोड़ती है, और क्रीमिया पालसुरा और रसिया को जो है ये अलग अलग करती है। मैप में देख लेते हैं, इसको आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए एजियन सागर हो गया, बास्फोरस जल हो गया, बास्फोरस, ये आप बास्फोरस जल संधि देख रहे होंगे, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या करती है क्रीम, अब ये सी ऑफ एजो हो गया, यहाँ पे जो है आपने देखा होगा ब्लैक सी और सी ऑफ एजो, यहाँ क्रीमिया पेनिनसुला रसिया है, इसको ये बीच में जो है आपने ये देख लिया होगा, ये जल संधि आपको लास्ट वाला जो मैंने पढ़ाया जो है क्रिच जल संधि यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जल संधियाँ थी, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक बार रिविजन कर लेते हैं। इसमें देख लीजिए कि इसमें 5 जल संधियाँ, 6 जल संधियाँ जो हैं ये 5 नहीं 8 हैं। सेंट जॉर्ज जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बेनिफेसियो जल संधि, मेसिना जल संधि, ओरेंट्रेनो जल संधि, डांडलेस जल संधि, बॉस्फोरस और केरेज। ठीक है, अब ये जो किसको किसको अलग करती हैं इसको देख लीजिए। डोवर जल संधि क्या करती है, डोवर जल संधि जो है वो यूके और फ्रांस को अलग करती है। ठीक है, और नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। ठीक है, सेंट जॉर्ज जल संधि क्या करती है, आयरलैंड और यूके को अलग करती है, सेल्टिक सागर और आयरिश सी को जोड़ती है। ठीक है, यानी कि यूके और आयरलैंड को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, यानी इस यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसमें एक ध्यान देना है कि स्पेन में एक जिब्राल्टर नामक जगह है, उसको उस पर कब्जा किसका है, यूके का है, और मोरक्को में स्यूटा नामक जगह उस पर कब्जा किसका है, स्पेन का है। ठीक है, अब आते हैं बेनिफेसियो जल संधि। बेनिफेसियो जल संधि क्या करती है, भूमध्य सागर को टिरेनियन सागर से जोड़ती है, और कार्सिका फ्रांस और सार्डिनिया इटली को अलग करती है। मेसिना जल संधि क्या करती है, पेनिनसुला जो इटली है और सिसिली इटली वाला भाग है उसको अलग करती है, और टिरेनियन सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है। ठीक है, और ट्रांटो जल संधि क्या करती है इसको देखते हैं आप, ग्रीस और अल्बानिया को इटली से अलग करती है, एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। ठीक है, डांडलेस जल संधि, डांडलेस स्ट्रेट क्या करती है वो देखिए आपको कि एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में डांडलेस स्ट्रेट है, मरमरा सागर और ब्लैक सी के बीच में जो है ये आपका बॉस्फोरस जल संधि है। ये क्या करती है, दोनों जल संधि जो है जो इस्तांबुल को तुर्की से अलग करती है, यानी यूरोप को एशिया से अलग करती है, क्योंकि जो इस्तांबुल है वो यूरोप में, तुर्की जो है वो एशिया में है। ठीक है, एक है किरिच जल संधि, ये क्या करती है, ब्लैक सी को एजोव सी से जोड़ती है, और क्रीमिया पेनिनसुला और रसिया को अलग करती है। तो इस प्रकार से आपने यूरोप की प्रमुख जल संधियों को देख लिया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, कंटेंट कैसा लगा, इतना अच्छा कंटेंट आपको कोई भी नहीं देगा, कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट आपको मैंने दिया है। तो प्लीज़ अपने फीडबैक को जरूर दीजिएगा।
ठीक, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप अपने जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स के माध्यम से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फॉर ISPCS। वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल मैं प्रीलिम्स के लिए और अन्य चीज़ों के लिए जो है वो देता रहता हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।